अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग की एमसीक्यू कैट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8 की डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग तो उससे नाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकेंड थिंग इज़ डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 1 है, कहता है कि एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। तो कैटलिस्ट हमारे पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई कैटलिस्ट या कोई एंजाइम जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन में जो है वो ऐड करते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो रिड्यूस करता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेल्स अस अबाउट। तो हमारे पास ये जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है ये हमें शो करता है कि कोई रिएक्शन जो है वो कितना स्लो या कितना फास्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 में कहता है कि फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ। तो जब भी हम लोग किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 पॉइंट्स हैं, वो आप लोग अपने जहन में रखो कि जब भी हम लोग कैटलिस्ट को जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐड करेंगे तो उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्पीड दोनों इंक्रीज़ होंगी। यहाँ पर हम लोग इस MCQ में बात कर चुके हैं, लेकिन वो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि अगर हम लोग कैटलिस्ट को जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐड करें तो फिर क्या होगा। तो जब भी हम लोग कैटलिस्ट को इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो ऐड करते हैं तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो है वो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ नहीं होती। ठीक है, सो आप लोगों ने यहाँ पर एक की पॉइंट है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, उसको मस्ट जहन में रखना है। ठीक है, उसके बाद अपने MCQ का जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 4 में कहता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ वन हुज रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। तो जो भी हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है वो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है वेसल की। ठीक है, जिससे जो है वो वेसल बनी होती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि हमारे पास जो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसका रेट जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करता। फिफ्थ में कहते हैं कि बफर्स आर द मिक्सचर ऑफ। तो हमारे पास जो बफर सॉल्यूशंस में बफर यूज़ होते हैं तो वो वीक एसिड और उनके कंजुगेटेड बेस होती हैं, उनका मिक्सचर होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 6 में कहता है कि द इक्विलिब्रियम बिटवीन द वाटर एंड इट्स वेपर्स इन एन ओपन वैसल। तो यार आप लोग हमेशा एक चीज़ में रखो कि कोई भी ओपन वैसल होगी तो उसमें हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शन तो हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम वगैरह जो वही चीज़ मेंटेन नहीं हो सकती। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इट कैन नॉट बी अचीव्ड। 7th में कहता है कि द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो हमारे पास आपको पता है कि वो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसनट्रेशन पर जो है वो डिपेंड करते हैं और यही चीज़ें जो है वो उनको इन्फ्लुएंस्ड करती हैं, उनको अफेक्ट करती हैं। कैटलिस्ट से जो है वो कोई अफेक्ट नहीं होता, ये जस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है। बाकी रिएक्शन में कुछ भी ये अल्टरनेशन नहीं करता, कुछ भी चेंजेस नहीं करता, कुछ भी अफेक्ट नहीं करता, जस्ट स्पीड को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो है वो इक्विलिब्रियम को जो है इन्फ्लुएंस्ड नहीं कर सकता। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 8th में कहता है कि वैल्यू ऑफ द के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो हमारे पास ये जो वैल्यू ऑफ के है ये डिफरेंट होती है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 9th में कहता है कि यूनिट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें आप लोगों ने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखना है। अगर तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल हैं तो उस इक्वेशन का जो यूनिट होगा वो नहीं होगा। ठीक है, ज़ीरो यूनिट होगा। अब इसमें आप लोग देख सकते हो रिएक्टेंट्स में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एक हाइड्रोजन का है, एक उसका आयोडीन का है, ये 2 हो गए। और दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट है वो भी 2 ही हैं। ठीक है, 2HI। सो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो इक्वल हैं, सो दैट इज़ वाई इस इक्वेशन का कोई यूनिट नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 10th में कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वो होता है
किसी भी लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें जो वेपर प्रेशर होता है ना वो इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, जब भी हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो बिकम इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर, तो उस वक्त वो लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 11th में कहता है कि व्हेन टू आइस क्यूब्स आर pressed over each other, they unite to form a one cube. So which one of the following forces is responsible to hold them together? ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये आइस में भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है जो उनको एक दूसरे के साथ यूनाइट करवाती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 12th में कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एच एफ इज डैश दैन H2O। तो हमारे पास एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर होता है H2O से। क्यों? क्योंकि हमारे पास H2O में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और एच एफ में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 13 में कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो हमारे पास जो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ द सॉलिड डिजॉल्व इन द लिक्विड उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लाइक इम्प्योरिटीज़ वगैरह उन चीज़ों की बात कर रहा है, लेकिन ये अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 14 में कहता है कि हमारे पास स्टीम कॉजेज स्वेयर बर्न दैन द बॉइलिंग वाटर, इट इज़ बिकॉज ऑफ। कहते हैं कि हमारे पास ये जो स्टीम होती है ये स्वेयर बर्न्स काज करती है एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। ठीक है, ये जो उबलता हुआ पानी होता है वो इतना डैमेज काज नहीं करता जितना कि वो स्टीम काज करती है। आप लोगों ने देखा अगर प्रेशर कुकर को अगर कोई खोल ले उसमें से स्टीम वगैरह बाहर ना निकली हो तो वो ज़्यादा बर्न काज करेगी। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास उसकी जो स्टीम होती है उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, पिछले एमसीक्यू में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप लोग ध्यान में रखो कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम और प्रेशर के। ठीक है, और हमारे पास जो है वो ये डिक्रीज़ करता है बाय एडिंग द इम्प्योरिटीज़। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने जो है अपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में 15 में कहता है कि KNO3 एग्जिस्ट्स इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, रोम्बोहाइड्रल एंड आर्थरोम्बिक। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? तो इस फिनोमेना को हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा कंपाउंड जो कि एक से ज़्यादा जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल ऑफ। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमोनिया इनमें होती है। ठीक है, 17 में कहते हैं द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड ABC आर 60, 30 एंड 40 किलो जॉल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स इज। तो देखो हमारे पास लोअर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ग्रेटर विल बी द हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो उस लिहाज से हमारे पास ये जो ट्रेंड नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले बात की कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो लोअर होंगी तो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो हायर होगी या ग्रेटर होगी, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18 में कहता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द फिक्स्ड केस ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द नोन यूनिवर्स इज़ इन द प्लाज्मा स्टेट। तो हमारे पास जो 99% ऑफ द यूनिवर्स है वो प्लाज्मा स्टेट की फॉर्म में। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 20 में कहता है कि वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन। तो हमारे पास ये जो आर है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ गैस पर भी डिपेंड नहीं करता और नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड नहीं करता। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 21 में कहता है कि व्हेन द गैस इज इन द थर्मल इक्विलिब्रियम इट्स मॉलिक्यूल्स। तो जब गैस जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर होती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि हमारे पास एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड देन। तो जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है और जब एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास कोलिजन जो है वो फास्टर होती है। सो इसीलिए जो है वो हम कह सकते हैं कि जब भी टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल जो है वो इंक्रीज़ होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब एक ही ऑर्बिट में हो तो उनको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? उनको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाय द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 24 में कहता है कि द
पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन विच द लाइमन सीरीज लाइज। तो लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेंट रीजन में लाई करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 25th में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो गैमा रेज हैं इनकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉलेस्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 में कहता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज। तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 27 में कहता है कि स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन क्लोजली स्पेस्ड लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर ये चीज़ हो, स्प्लिटिंग हो स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो उसे हम लोग जो है वो जी मैन इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की उसमें हो तो उसे हम लोग स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने मैग्नेटिक फील्ड की बात की है तो उसे हम लोग जी मैन इफेक्ट बोलेंगे। 28 में कहता है कि हमारे पास ईच इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मस्ट हैव देयर ओन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो ये जो है वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 29 में कहता है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो अब ये केमिकल इक्वेशन जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में किसी भी किस्म का लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट नहीं होता। सो लिहाजा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आंखें बंद करके जो है वो नन लगा लो, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो। आई थिंक इस तरह के एमसीक्यू मैंने पहले भी आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट में जो है वो प्रैक्टिस करवा दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करने के लिए मैंने एमसीक्यू दिया है। आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो है वो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि विच वन कंटेन्स मोर एटम। तो देखो हमारे पास जितने ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास जो है वो एटम्स होंगे। सो लिहाजा आप लोग इन तीनों ऑप्शंस के नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट कर लो। जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा आए उसके नंबर ऑफ़ एटम्स भी जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। नीचे नंबर ऑफ़ मोल्स हम लोगों ने फाइंड किए हैं, आप लोग ये देख सकते हो। और यहाँ से आप लोग पता चल जाए कि हमारे पास जो 8 ग्राम ऑफ सोडियम है उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो ज़्यादा हैं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम लोग कह सकते हैं कि 8 ग्राम ऑफ सोडियम में जो है वो ज़्यादा एटम्स हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 31 में कहता है कि डायमेंशन ऑफ द वर्क इज़ सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ। तो हमारे पास जो वर्क की डायमेंशन है वो टार्क की डायमेंशन के सिमिलर होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, अभी रिसेंटली जो कि एमसीक्यू टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 कंडक्ट हुए हैं, तो उसमें आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ नोट की होगी कि ये डायमेंशन वाले टॉपिक से जो है वो एमसीक्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। तो उसमें जो मोस्टली एमसीक्यू था वो यही था कि किस क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो किस क्वांटिटी के साथ सिमिलर होती है, ठीक है। इस तरह का एमसीक्यू था। इसके अलावा जो है वो उन्होंने एक एमसीक्यू इस तरह में पूछा था कि कौन सी क्वांटिटीज़ जो है वो डायमेंशन लेस हैं, ठीक है। लाइक इस तरह के क्वेश्चन थे, मतलब डायमेंशन वाले टॉपिक से थे। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो ये आप लोग मस्ट देख लो, ठीक है। हो सकता है कि जो आप लोगों का टेस्ट नंबर 3 है उसमें से भी जो है वो उसमें भी जो है वो यहाँ से एमसीक्यू जो है वो आ जाए। तो पॉइंट नंबर 1 है, कहता है कि वर्क और टार्क की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। दूसरा पॉइंट आप लोग नोट करो कि इम्पल्स और मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो भी सेम होती है, ठीक है। टार्क, एनर्जी, वर्क और हीट की डायमेंशन जो है वो सेम होती है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन जो है वो ये भी सेम होती है। बाकी जो आप लोगों के पास प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफिकेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं। आप लोगों की बुक में जो है वो डायमेंशन वाला जो टॉपिक है तो आप उसको मस्ट देखो, वहाँ पर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ और इस तरह के डायमेंशनल बाकी चीज़ें कुछ गिवन है, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग डायमेंशन वाले टॉपिक को बुक से मस्ट कवर कर लो, ठीक है, ताकि अगर इसमें से नेक्स्ट टेस्ट में भी एमसीक्यू है तो आप लोग उसको जो है वो टैकल कर सको। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 32 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट एंड डायमेंशन। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी सेम होता है, जूल पर कूलम, और उनकी डायमेंशन भी सेम होती है, ml² T-3a-1, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 33 में कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ द अनइक्वल फोर्सेज हुज वेक्टर सम कैन बी 0। तो हमारे पास अनइक्वल फोर्सेज जो है वो 3 अनइक्वल फोर्सेज का जो है वो वेक्टर सम हमारे पास 0 हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 34 में कहता है कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव।
तो जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होती या नहीं हो सकती। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 35 में कहते हैं कि कलर ऑफ द सोप बबल्स इज़ ड्यू टू। तो सोप बबल जो होता है, ये जो बुलबुला होता है, इसमें आप लोगों ने देखो कि डिफरेंट कलर्स जो है वो अपीयर होते हैं। तो वो बेसिकली रिफ्रैक्शन कह रहा हूँ, इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 36 में कहता है कि साउंड वेव्स कैन नॉट बी। तो हम लोग साउंड वेव्स को पोलराइज नहीं कर सकते, उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उनको रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, उनको डायफ्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पोलराइज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 37 में कहता है कि द नंबरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज़। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये जो रेशियो है ये इक्वल टू और लेस देन 1 होती है हमेशा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 38 में कहते हैं कि बॉडी रोलिंग फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट बिकॉज। कहता है कि एक बॉडी जो है वो फ्रीली जो है वो रोल कर रही है सरफेस ऑफ अर्थ पे। कहता है कि कुछ टाइम के बाद वो इवेंचुअली जो है वो रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं ना, सो दैट इज़ वाई। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इट सफर्स फ्रिक्शन। 39 में कहता है कि द मोशन ऑफ द रॉकेट इन स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 40 में कहता है अ कार इन मोशन हिट्स एंड गेट्स एम्बेडेड इन द ट्री ट्रंक, सो व्हाट इज़ कंजर्व। तो जब भी हमारे पास एक कार जो है वो हिट करती है किसी ट्री को, तो हमारे पास उसकी सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगी। क्योंकि बेसिकली हमारे पास ये जो एग्जांपल है ये इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। इलास्टिक कोलिजन तो नहीं है ना, ठीक है। सो हमें पता है कि हमारे पास जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी। 41 में कहता है टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड अ लॉन्ग जंपर शुड जंप एट द एंगल ऑफ। तो जंपिंग को जो है वो उसकी रेंज को इम्प्रूव करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए जो जंपर होता है उसे चाहिए कि वो 45 डिग्री एंगल से जो है वो जंप करे, ठीक है। तो उस सूरत में जो है वो उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम आ सकती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोगों से वो क्वेश्चन इस तरह भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज के लिए जो है वो या किस एंगल पर जो है वो रेंज मैक्सिमम होती है। तो 45 डिग्री एंगल पर जो है वो रेंज मैक्सिमम होती है। ये भी आप लोग पॉइंट अपने जहन में रखो। 42 में कहते हैं कि बॉल इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड, इट्स एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज़। तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगी, ठीक है, नीचे की तरफ होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 43 में कहते हैं कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये दोनों एमसीक्यूज़ को आप लोग कंपेयर करके इन दोनों पॉइंट्स को जहन में रखना। कहते हैं कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो 0 होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 44 में कहता है कि फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होती है वो 0 होती है। ये जो कंसेक्यूटिवली जो है वो 2-3 एमसीक्यूज हम लोगों ने ये एक्सप्लेन की हैं। आप लोग इनको कंपेयर करके इन तीनों पॉइंट्स को अपने ध्यान में मस्ट बिठाओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 45 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज दैट नो वर्क इज़ डन। अब यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन बी को देखो, राइटिंग एन ऐसे ऑन अ पेज, तो इसमें हमारे पास वर्क डन जो है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नोटबुक पर या पेज पर, लेकिन वो मूव नहीं कर रही, लाइक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रही। तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो हमारे पास ओवरऑल वर्क डन जो है वो 0 हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि राइटिंग एन ऐसे ऑन अ पेज जो है वो इसमें वर्क डन जो है वो 0 है। 46 में कहता है कि लाइट एंड हैवी वेट हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। इसमें हमें पता है कि जो मोमेंटम है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। सो अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो हैवी बॉडी होगी उसका मोमेंटम जो है वो ग्रेटर होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 47 में कहते हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये मास की वजह से भी होती है,
ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से भी होती है, ये हाइट की वजह से भी होती है, जो कि हमारे पास अर्थ सरफेस से अबव होती है उसकी वजह से, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। 48 में कहते हैं कि फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, तो एक बॉडी किस वक्त जो है वो एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम में जो है वो हो सकती है, जब उसकी लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जो है वो ज़ीरो हों, तो उस वक्त वो बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 49 में कहता है इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है सैटेलाइट्स को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 50 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ मीडियम, तो जब भी हम लोग जो है वो लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेकर जाते हैं तो उसकी वेव लेंथ वो भी चेंज हो जाती है, स्पीड भी चेंज होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है, वो सेम रहती है। ये मैंने एमसीक्यू आप लोगों को पहले भी प्रैक्टिस टेस्ट में प्रैक्टिस करवाया था, ठीक है। सो आप लोग इसको हमेशा ध्यान में रखो कि जो लाइट वेव्स होती है या उसको अगर हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेकर जाते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। 51 में कहता है द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, इनके लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता प्रोपोगेशन के लिए, लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स बेसिकली हैं ही मैकेनिकल वेव्स, और टाइडल वेव्स भी ये मैकेनिकल वेव्स में ही आ जाती हैं, ठीक है, इनके लिए जो है वो मीडियम जो है वो रिक्वायर होता है, ठीक है, इनकी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 52 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ कॉमन बिटवीन द साउंड एंड लाइट, तो जो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी है ये लाइट वेव्स भी जो है वो शो करती हैं और साउंड वेव्स भी शो करती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 53 में कहता है कि इफ़ अ वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड इट मीन्स इट इज़ अ, अगर कोई वेव पोलराइज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 54 में कहता है कि व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, इट सफ़र द चेंज इन। देखो हम लोगों ने प्रीवियसली भी एक एमसीक्यू में ये बात डिस्कस की थी कि अगर हम लोग मीडियम चेंज करते हैं, एक मीडियम को दूसरे मीडियम में लेकर जाते हैं लाइट को, तो उसमें क्या चीज़ है वो सेम रहती है। हम लोगों ने वहाँ पे बात की थी कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, और वहीं भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वेवलेंथ और स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। वहाँ पे उसने ये पूछा था कि क्या चीज़ जो है वो चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वो कह रहा है कि कौन सी चीज़ चेंज होती है, तो हम लोगों ने वहाँ पे वेवलेंथ और स्पीड दोनों की बात की थी, तो यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है, जस्ट एमसीक्यू को उसने जो है वो थोड़ा चेंज करके दिया है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हमारे पास वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है कि क्या चीज़ चेंज नहीं होगी तो आप लोग आंखें बंद करके बोलोगे फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आपसे वो पूछता है कि क्या चीज़ चेंज होगी तो वेवलेंथ और स्पीड जो है वो चेंज होगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। 55 में कहता है कि लिपलैस करेक्टेड न्यूटन फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस बिकॉज द साउंड प्रोपोगेट्स, तो लिपलास ने जो करेक्शन की थी, ठीक है, न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, उसमें कुछ एरर था, लेकिन लिपलास ने जो है वो उसमें जो है वो करेक्शन की थी और उसने कहा था कि हमारे पास ये जो साउंड वेव्स हैं ये प्रोपोगेट करती हैं ऑडियोबैटिकली, ठीक है। सो इस तरह जो है वो उसने उसमें 16% का जो उसमें एरर था उसको जो है वो रिमूव कर दिया था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 56 में कहता है टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, तो हमारे पास वो बीट्स प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 57 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, तो हमारे पास डेंसिटी और टेम्परेचर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड पर जो है वो अफेक्ट करते हैं, लेकिन प्रेशर जो है वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 58 में कहता है कि डॉपलर इफेक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, तो डॉपलर इफेक्ट को जो है हम लोग साउंड वेव्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, माइक्रोवेव्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग मैटर वेव्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 59 में कहता है कि डॉपलर इफेक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, तो जब भी स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा हुई स्पीड ऑफ साउंड से, तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो डॉपलर इफेक्ट जो है वो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो है वो अप्लाई नहीं होगा या एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 60 में कहता है कि द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डबल्स, तो कहता है कि हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो कब डबल होता है, तो जब भी हम लोग लेंथ को जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो डबल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये टाइम पीरियड है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ एल,
ठीक है। तो अगर हम लोग एल को जो है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो √4 क्या होता है, 2 होता है, तब जाकर हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो डबल होगा अगर हम लोग जो है वो लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 61 में कहता है कि ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो जो बोन मैरो है ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 62 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस, तो पैंक्रियाटिक जूस में जो है वो एमाइलेज, लाइपेज और इंसुलिन होता है, लेकिन ट्रिप्सिनोजेन जो है वो पैंक्रियाटिक जूसेस में जो है वो नहीं होता, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 63 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेसेस द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ग्रास होपर जो है वो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि अमीबा, अर्थवर्म और मैन मतलब ह्यूमंस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। 64 में कहता है कि मोस्ट ऑफ द डिजीज सिम्टम्स अपीयर्स ड्यूरिंग, तो जो लॉग फेज होता है उसमें मोस्टली हमारे पास जो डिजीज सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोगों के पास बुक में जो है वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया टॉपिक होगा, ठीक है, उसमें डिफरेंट फेजेस हैं, लॉग फेज, लैग फेज, डिक्लाइन फेज, स्टेशनरी फेज, उसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से फेज़ में कौन सा इवेंट हो रहा है। ठीक है, जिस तरह लॉग फेज में जो है वो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के बाकी चीज़ें भी जो है बुक में आपकी मौजूद हैं, आप लोग उनको एक मरतबा पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे इस MCQ में ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 65 में कहता है कि सल्फर बैक्टीरिया विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग द H2S इंस्टेड ऑफ द वाटर, तो उसे हम लोग गैमा प्रोटोबैक्टीरिया कहते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 66 में कहता है कि सेल वॉल, म्यूरिन सेल वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ, तो जो म्यूरिन सेल वॉल होती है इसमें शुगर यूनिट्स होते हैं और साथ में अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 67 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो जो टेटनस है, ट्यूबरक्लोसिस और डिप्थीरिया जो है वो ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, स्मॉल पॉक्स जो है वो ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, इट इज़ अ वायरल डिजीज़, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 68 में कहता है कि HIV कंटेन्स, तो HIV में हमारे पास 2 RNAs होते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 69 में कहता है कि मोस्ट फेवरेट होस्ट सेल ऑफ द HIV वायरस इज़, तो HIV वायरस का जो मोस्ट फेवरेट होस्ट सेल है वो T सेल्स होते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 70 में कहता है कि जीनोम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पोज्ड ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ DNA, तो हमारे पास जो HBV होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, उसमें जो है वो DNA मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। बाकी जो HAV होता है और HCV होता है उसमें RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 71 में कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ट्रेवल्स फ्रॉम, तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ग्रेना से स्ट्रोमा की तरफ जाते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 72 में कहता है कि डार्क रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड बाय द रीजनरेशन ऑफ, तो इट गेट कंप्लीटेड बाय द रीजनरेशन ऑफ रुबिस्को बायफॉस्फेट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 73 में कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आर, तो हमारे पास जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, NADP है और साथ में ATP, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 74th में कहता है कि इन क्लोरोफिल बी द पोरीफायरिन रिंग इज़ अटैच टू, क्लोरोफिल बी में जो पोरीफायरिन रिंग होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 75 में कहता है कि क्लोरोफिल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सनलाइट बाय, तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट से उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, कैरोटिनॉइड्स, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 76 में कहता है कि व्हाट हैपन्स टू द ऑक्सीजन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द रेस्पिरेशन, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ऑक्सीजन होती है ये जो है वो आगे जाकर एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर जो है वो यूज़ होती है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 77 में कहता है कि फोटो रेस्पिरेशन अकर्स व्हेन, तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो कब होती है, जब भी जो है वो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लीफ में जो है वो हाई हो, तो उस वक्त हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन जो है वो हो रही होती है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये नीचे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में 1-2-3 लाइनें हैं, तो आप लोग इनको मस्ट रीड करो। 78 में कहता है कि द ऑप्टिमम pH ऑफ एंजाइम माल्टेज, तो माल्टेज एंजाइम जो है वो इसका pH जो है वो 6.1 to 6.8 है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 79 में कहता है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड, तो जब भी हम लोग सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो बनता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 80 में कहता है कि हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड वाज हाइड्रोलाइज्ड, द प्रोडक्ट वाज एनालाइज्ड एंड फाउंड इट टू बी अमाइनो एसिड, द कंपाउंड इज, तो अमाइनो एसिड्स किन में होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं ना, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 81 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, तो हमारे पास कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 82 में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीनिशियस इन नेचर एक्सेप्ट, तो हमारे पास जो हूव्स, हीमोग्लोबिन्स, एंजाइम्स ये प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स आर नॉट प्रोटीनिशियस इन नेचर, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 83 में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट, अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है और सेलुलोज है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं,
लेकिन कोलेजन इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इट इज़ अ प्रोटीन। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 84th में कहते हैं कि क्वाइल्ड हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, तो क्वाइल्ड हीमोग्लोबिन को जो है वो मायोग्लोबिन कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 85 में कहता था इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज मोस्टली ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ। देखो हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड में हमारे पास 4 ग्रुप्स होते हैं, उसमें से एक ग्रुप हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि वेरिएबल ग्रुप होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है। जब वो चेंज होता है तो हमारे पास मतलब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते रहते हैं, ठीक है। मतलब वो जो एक ग्रुप होता है ना अल्काइल ग्रुप, वो चेंज होता है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उस अल्काइल ग्रुप की वजह से ही वो डाइवर्सिटी है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अल्काइल ग्रुप ऑन द अमाइनो एसिड्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 86 में कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोएंजाइम्स एक्सेप्ट। हमारे पास NAD, FAD और जो NADP है ये कोएंजाइम्स हैं, जबकि ADP इज़ नॉट अ कोएंजाइम, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 87 में कहता है कि इन सिकल सेल एनीमिया या इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन द ओनली वन ग्लूटामिक एसिड ऑफ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाय। तो सिकल सेल एनीमिया जो होती है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो होता है, इसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो वेलिन एसिड से जो है वो रिप्लेस्ड होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 88th में कहते हैं कि सेल फेल्स टू डिटॉक्सिफाई द वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन इट बिकॉज इट डज नॉट पोजेस इनफ। हमारे पास जब भी किसी सेल में जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगी तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है ये कौन करता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही जो है वो फंक्शन है, ठीक है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगी तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 89th में कहते हैं कि फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय। तो फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग ग्लाइकोक्सिसोम्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 90 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। हमारे पास जो ग्लाइकोक्सिसोम्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती हैं, बाकी जो चीज़ें गिवन है वो प्लांट्स में भी होती हैं और एनिमल्स में भी होती हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 91 में कहता है कि DNA ऑफ द बैक्टीरिया। हमारे पास जो बैक्टीरियल DNA होता है वो एक तो हैप्लाइड होता है, दूसरा वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और तीसरी चीज़ है कि वो क्वाइल्ड होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 92 में कहता है कि विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्ले अ रोल इन द इंट्रासेलुलर मूवमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये जो है वो रोल प्ले नहीं करते सेलुलर मूवमेंट्स में, बाकी जो चीज़ें गिवन है वो रोल प्ले करती हैं सेलुलर मूवमेंट्स में। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 93 में कहता है कि मायोग्लोबिन कम्बाइंस विद। तो मायोग्लोबिन जो है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ जो है वो कम्बाइन होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ कम्बाइन होता है, तो वो भी आप लोग ध्यान में रख लो। 94th में कहता है द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन व्हेन द ब्लड इज़ 100% सैचुरेटेड। तो जब भी ब्लड 100% सैचुरेटेड होगा, ठीक है, या ऑक्सीजनेटेड होगा, तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होगा वो 20 मिलीलीटर ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो कैरी करके जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 95 में कहता है कि वर्ब दैट डिटरमाइंस द मूड और टेंस ऑफ द अनदर वर्ब इन अ वर्ब फ्रेज। तो उसको हम लोग जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, या इसको हम लोग जो है वो लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑल ऑफ दीज। 96 में कहते हैं कि सेंटेंस दैट गिव्स एडवाइस और इंस्ट्रक्शन और दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट और कमांड। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग जो है वो एम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 97th में कहते हैं कि वन ऑफ द टू मेन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर द क्लॉज मॉडिफाइंग द सब्जेक्ट एंड इंक्लूडिंग द वर्ब ऑब्जेक्ट आर फ्रेजेस गवर्न्ड बाय द वर्ब। तो उसे हम लोग जो है वो प्रीडिकेट कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 98 में कहता है द पार्ट ऑफ स्पीच आर द वर्ड क्लास दैट सर्व टू कनेक्ट द वर्ड फ्रेजेस क्लासेस और सेंटेंसेस। तो उनको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। ये जो कंजंक्शन होता है ये कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को या फिर सेंटेंसेस को भी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 99 में कहते हैं कि सेंटेंस दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। तो ऐसा सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज भी हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 100 में कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो उसे हम लोग जो है वो क्लॉज कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।